नमस्कार। इस सेशन में हम व्यापार यानी मर्चेंडाइज की फंक्शनिंग को समझेंगे। लॉगिन स्क्रीन से लॉगिन करने के बाद हम व्यापार आइकन पर क्लिक करेंगे, मर्चेंडाइज के स्क्रीन पर पहुंचेंगे। इसमें हमने प्री माइग्रेशन के जरिए गोदामवार, आपूर्तिकर्तावार और उत्पादवार स्टॉक से संबंधित विवरण कैप्चर किए हैं। यदि किसी समिति के पास पहले से मर्चेंडाइज का काम नहीं हो तो उसे जोड़ने के लिए पहले मर्चेंडाइज को कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता होगी। साथ ही यदि कोई गोदाम शामिल करना है तो उसे भी कॉन्फ़िगरेशन में शामिल करना होगा। गोदाम को कॉन्फ़िगर करने के लिए स्क्रीन की दाईं ओर कॉन्फ़िगर आइकन को क्लिक करें, व्यापार के विकल्प पर जाएं और गोदाम पर क्लिक करें। गोदाम मास्टर की स्क्रीन खुलेगी। नया गोदाम जोड़ने के लिए दाहिनी ओर स्थित प्लस आइकन पर क्लिक करें। गोदाम जोड़ने का विकल्प खुलेगा। लाल रंग के स्टार वाले सभी फील्ड भरना अनिवार्य है। सबसे पहले गोदाम का नाम भरें। अंग्रेजी में नाम भरने पर क्षेत्रीय भाषा वाले फील्ड में क्षेत्रीय भाषा में नाम आ जाएगा। उसे आवश्यकता के अनुसार संशोधित करना पड़ सकता है। अब गोदाम का संक्षिप्त नाम भरें। गोदाम की अवस्थिति यानी लोकेशन का चयन करें। क्या गोदाम खरीद केंद्र यानी परचेज पॉइंट भी है? विकल्प से यथास्थिति हाँ या नहीं चुनें। टन में भंडारण क्षमता चुनें। गोदाम का पता भरें। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करने पर गोदाम सूची में शामिल दिख जाएगा। संबंधित गोदाम की पंक्ति में असाइन नहीं होने का संदेश लाल रंग में दिखेगा। गतिविधि चुने वाले कॉलम में चुने पर क्लिक करने पर दो विकल्प आएंगे, जिनमें से नियुक्त करें यानी असाइन करें पर क्लिक करें और सेल्स पर्सन आईडी के अंतर्गत ड्रॉप डाउन मेनू से चयन करें। बिक्री कार्मिक का फ़ोन नंबर भरें। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा और बिक्री कार्मिक असाइन हो जाएगा। ओके पर क्लिक करें। पॉपअप में एक विकल्प आएगा जिसमें पिछली या आगामी स्क्रीन पर जाने का विकल्प होगा। आगामी पर क्लिक कर मापदंड यानी पैरामीटर स्क्रीन पर जाएं। संबंधित गोदाम का नाम चुनें और संशोधित करें पर क्लिक करें। इसमें सभी फील्ड भरने हैं। जो फील्ड संबंधित गोदाम के मामले में लागू न हों उन्हें भी खाली न छोड़ें, वहाँ शून्य भरें। नए गोदाम के मामले में उसे जोड़ने की तिथि ही लेन देन तिथि होगी। खरीद या बिक्री के बाद माल की वापसी के लिए अधिकतम अनुमत दिनों की संख्या भरनी है। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत व्यापार पर जाकर इकाई पर क्लिक करें। इकाई मास्टर का स्क्रीन खुलेगा। इस स्क्रीन में खरीदी और बेची जाने वाली वस्तुओं की इकाइयों का विवरण होगा। जो इकाई पहले से मौजूद नहीं है और उसकी आवश्यकता है उसे जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए दाहिनी तरफ स्थित प्लस चिन्ह पर क्लिक करें। पॉपअप में इकाई जोड़ें पर क्लिक करें। मूल इकाई चुनें। उदाहरण के लिए हम किलोग्राम चुन लेते हैं। अब हम समतुल्य आधार इकाई की मात्रा या संख्या भरेंगे। उदाहरण के लिए यदि हमें 50 किलो की आधार इकाई में खरीद बिक्री करनी है तो हम यहाँ 50 भरेंगे। इकाई के नाम में स्वतः आधार इकाई आ जाएगी। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। सफलता का संदेश आएगा। इकाई जुड़ जाएगी। अब हम कॉन्फ़िगरेशन से मद मास्टर यानी आइटम मास्टर पर क्लिक करेंगे। पहले ही जुड़ी हुई मदें मास्टर स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगी। इन मदों को हम श्रेणी पहचान पर क्लिक करके और ड्रॉप डाउन मेनू से श्रेणी चुनकर देख सकते हैं। यदि कोई नई मद जोड़नी है तो हम दाहिनी ओर स्थित
प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले श्रेणी का चयन करेंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत दाहिनी तरफ स्थित प्लस चिन्ह पर क्लिक करने पर एक पंक्ति दिखाई देगी। इसमें लाल स्टार वाले सभी फील्डों को भरना अनिवार्य है। कुछ मदों जैसे उर्वरक के मामले में उप श्रेणी चुनने की आवश्यकता होगी। अन्य श्रेणियों के मामले में ड्रॉप डाउन मेनू से ज़रूरत के हिसाब से इकाई का नाम चुन लें। अब मद का नाम भरेंगे। क्षेत्रीय भाषा में स्वतः आने वाले नाम में आवश्यकता के अनुसार संशोधन करना पड़ सकता है। यदि मद के खरीद बिल पर कोई एक्सेशन कोड यानी परिग्रहण कोड हो तो उसे दर्ज करें। बिल के अनुसार ही CGST, SGST और IGST नंबर भरें। सुरक्षित करें पर क्लिक करने पर सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। इसके साथ ही आइटम यानी मद कॉन्फ़िगर हो जाएगी। खोज बॉक्स में मद को दर्ज कर हम जोड़ी गई मद को देख सकते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन से व्यापार पर जाते हुए आइटम असाइन करें पर क्लिक करें। एक स्क्रीन खुलेगी। दाहिनी ओर स्थित प्लस चिन्ह पर क्लिक करने पर जो मद जोड़ी गई है वह स्वतः प्रदर्शित होगी। बाईं ओर स्थित संबंधित चेक बॉक्स को टिक करें। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 2 अंकों का दशमलव मान प्रदर्शित होगा। आप अगर चाहें तो दशमलव मान को 5 अंकों तक का कर सकते हैं। यदि कोई बोर्ड की संकल्प संख्या हो तो उसे भरें और उसकी तिथि डालें। फिर निर्माता का नाम दर्ज करें और सुरक्षित करें पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। असाइन करने की प्रक्रिया पूरी हुई। खोजें बॉक्स में असाइन की गई मद को दर्ज कर असाइन की गई मदों की सूची देखी जा सकती है। कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से व्यापार में जाकर हम आपूर्तिकर्ता यानी सप्लायर पर क्लिक करेंगे और आपूर्तिकर्ता विवरण में आपूर्तिकर्ता को जोड़ने के लिए दाहिनी तरफ स्थित प्लस चिन्ह पर क्लिक करेंगे। आपकी जानकारी के लिए यदि पहले से कोई आपूर्तिकर्ता है तो आपूर्तिकर्ता को संपादित करें पर क्लिक कर आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। प्लस पर क्लिक करने पर विवरण भरने का पृष्ठ खुलेगा। उसमें सबसे पहले आपूर्तिकर्ता का नाम भरते हैं। क्षेत्रीय भाषा में स्वतः प्रदर्शित नाम में आवश्यकता के अनुसार संशोधन करना पड़ सकता है। आपूर्तिकर्ता का पता भरें। राज्य चुनें, जिला चुनें, मंडल यानी तहसील चुनें, गांव चुनें, आपूर्तिकर्ता का GST नंबर भरें और पिन कोड भरें। लाल रंग के स्टार निशान वाले सभी फील्डों को भरना अनिवार्य है। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। विकल्पों में आपूर्तिकर्ता को असाइन करें पर क्लिक करें। यहाँ सूची आएगी जिसमें पहले असाइन किए गए आपूर्तिकर्ता भी होंगे। अभी जिस आपूर्तिकर्ता को जोड़ा गया है उसे असाइन करने के लिए दाहिनी ओर प्लस निशान पर क्लिक करें। नए जोड़े गए आपूर्तिकर्ता के पहले स्थित चेक बॉक्स को टिक करें और संपर्क का नाम और उसका फ़ोन नंबर चुनें। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करने पर असाइन किए गए आपूर्तिकर्ता का विवरण प्रदर्शित होगा, जिसे खोजें बॉक्स में दर्ज कर पूरी सूची में खोजा जा सकता है। अभी के लिए कॉन्फ़िगरेशन की प्रक्रिया पूरी हुई। अब हम ERP डैशबोर्ड में व्यापार आइकन पर क्लिक करेंगे। फिर खरीद आइकन पर क्लिक कर खरीद मॉड्यूल में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले गोदाम चुनते हैं। एक नया पृष्ठ खुलेगा जिसमें 2 विकल्प होंगे, आपूर्तिकर्ता से खरीदारी और सदस्य से खरीदारी। अभी हम आपूर्तिकर्ता से खरीदारी को चुनते हैं। एक PO संख्या यानी क्रय आदेश संख्या प्रदर्शित होगी। यदि उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित कोई PO नंबर हो तो उसे दर्ज करें। आपूर्तिकर्ता का नाम चुनने पर कॉन्फ़िगर किया गया संपर्क प्रदर्शित होगा। मद के चयन के लिए प्लस चिन्ह पर क्लिक करें। श्रेणी चुनें। फिर श्रेणी के अंतर्गत संबंधित मद को चुन लें। इकाई का नाम
और यदि पहले से ही उपलब्ध है तो उपलब्ध मात्रा स्वतः प्रदर्शित होगी। यदि मद की मात्रा उपलब्ध नहीं है तो शून्य आएगा। मात्रा को भरें, प्रति इकाई दर दर्ज करें, कुल राशि स्वयं प्रदर्शित होगी। यदि कोई डिस्काउंट यानी छूट की राशि हो तो उसे भरें। बैच नंबर यदि है तो भरें। निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि यानी एक्सपायरी तिथि और अनुमत वापसी तिथि दर्ज करें। इसी प्रकार अन्य मदों का विवरण भी दर्ज किया जा सकता है। यदि किसी मद का विवरण दर्ज करने में गलती हो गई हो तो संबंधित पंक्ति के समक्ष लाल रंग के दायरे में दिए गए क्रॉस पर क्लिक कर पंक्ति को हटा सकते हैं। अब हमें भुगतान का तरीका चुनना है। भुगतान के दो तरीके हैं, नकद और क्रेडिट यानी उधार। यदि नकद भुगतान है तो नकद चुनें, अन्यथा क्रेडिट को चुनें। अब ज़रूरत के हिसाब से भुगतान का प्रकार चुनें। इसमें पूर्ण भुगतान पर क्लिक करें। देय राशि अपने आप आ जाएगी। यदि कोई अतिरिक्त प्रभार हैं तो अन्य प्रभार बटन पर क्लिक कर उन्हें दर्ज करें। सुरक्षित करें। खरीद की पुष्टि का पॉपअप खुलेगा। इसमें टैक्स सहित सभी विवरण दिखाई देंगे। पुष्टि करें बटन पर क्लिक करें। सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। पॉपअप में परचेज यानी खरीद वाउचर पर क्लिक करें। गतिविधि यानी कार्रवाई से खरीद को चुनें। गोदाम के अंतर्गत ड्रॉप डाउन से संबंधित गोदाम चुन लें। भुगतान के तरीके में हमें क्रेडिट चुनना है, जिसका विकल्प हमने पहले चुना है। भुगतान के प्रकार में हमें पूर्ण भुगतान चुनना है, जो हमने पहले चुना है। अब हमें राशि को अंतरित या ट्रांसफ़र करने के लिए सन्ड्री शीर्ष चुनना होगा। अब देखें पर क्लिक करें। खरीद का संपूर्ण विवरण नीचे प्रदर्शित होगा। अब पंक्ति के पहले स्थित चेक बॉक्स को टिक करना है। नीचे कॉन्ट्रा शीर्ष दिखाई देगा, उसमें दाहिनी ओर स्थित प्लस चिन्ह पर क्लिक करना होगा। जो पंक्ति आएगी उसमें संबंधित खाते यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स का नाम ढूंढकर चुनना है। खाते का नाम चुनते ही खाता संख्या प्रदर्शित होगी। पंक्ति में स्थित विवरण यानी नरेशन के फील्ड में नरेशन डालना होगा। राशि में टैक्स के बाद की कुल राशि भरनी है। सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। सफलता के संदेश के पॉपअप में ओके पर क्लिक करें। इस तरह खरीद संबंधी कार्य पूरा हुआ। यदि खरीद पैक्स के सदस्य से करनी है तो पूरी प्रक्रिया लगभग ऐसी ही है। अंतर यह है कि सदस्य से खरीदारी का चयन करने के बाद ग्राहक सूचना में उसकी प्रवेश संख्या डालेंगे तो सदस्य का डाटा खुद प्रदर्शित होगा। शेष प्रक्रिया वैसी ही है। अब हम बिक्री की प्रक्रिया समझेंगे, लेकिन उसके पहले हमें नई खरीदी गई मद का बिक्री मूल्य निर्धारित करना है। इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन आइकन पर क्लिक कर व्यापार से होते हुए बिक्री दर पर जाएंगे। क्लिक करने पर हमें सभी पीओ के लिए संपूर्ण बिक्री दर का विवरण दिखाई देगा। नई बिक्री दर निर्धारित करने के लिए दाईं ओर प्लस के निशान पर क्लिक करें। इनवाइस यानी चालान की तिथि चुनें। तिथि के अनुसार उस दिन के सभी खरीद वाउचरों की संख्याएं प्रदर्शित होंगी। संबंधित पीओ नंबर चुनें। नीचे एक पंक्ति खुलेगी जिसमें संबंधित पीओ के विवरण प्रदर्शित होंगे। हमें प्रति इकाई समिति की मार्जिन राशि डालनी है। राशि डालने के बाद कीबोर्ड में टैब को दबाएं। जीएसटी सहित अंतिम बिक्री दर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगी। सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। बिक्री दर कॉन्फ़िगर हो चुकी है। अब हम बिक्री आइकन पर क्लिक करेंगे। खुलने वाले पृष्ठ पर दो विकल्प हैं, सदस्य और गैर सदस्य। यदि मद सदस्यों को बेच रहे हैं तो प्रवेश संख्या डालेंगे। सदस्य का विवरण अपने आप प्रदर्शित होगा। यदि सदस्य से भिन्न किसी को बेच रहे हैं तो गैर सदस्य को क्लिक करेंगे। यहाँ गैर सदस्य का नाम, गांव का नाम, पता, फ़ोन नंबर और आधार संख्या दर्ज करनी है।
नीचे बेची जाने वाली मद को भरना है, जिसके अंतर्गत पहले श्रेणी चुननी है। अगर पैक्स की कोई मैनुअल बिल बुक संख्या है तो उसे डालें। बेची जाने वाली वस्तु को जोड़ने के लिए दाईं ओर प्लस के निशान पर क्लिक करें। खुलने वाली पंक्ति में श्रेणी पर क्लिक करने पर ऊपर चुनी हुई श्रेणी में आने वाली सभी मदें दिखाई देंगी। संबंधित मद को चुनें। चुनने के बाद इकाई का नाम और उपलब्ध स्टॉक स्वयं प्रदर्शित होगा। बेची जाने वाली मात्रा दर्ज करें। अब भुगतान का तरीका चुनें। नकद के मामले में नकद चुनें, अन्यथा क्रेडिट यानी उधार का चयन करें। यदि कोई अतिरिक्त प्रभार है तो उसे अन्य प्रभार के अंतर्गत जोड़ें। खाता प्रकार के अंतर्गत क्रेडिट के मामले में ऋण का विकल्प चुनें। अकाउंट्स यानी खाते के विकल्प पर क्लिक करने पर केसीसी के अनुसार ऋण के अंतर्गत वस्तु के रूप में निर्धारित ऋण सीमा की शेष राशि दिखाई देगी। बेची जाने वाली मद की कीमत इस शेष ऋण सीमा के भीतर होनी चाहिए। नीचे दाईं ओर पुष्टि करें बटन पर क्लिक करें। बिक्री बिल का पूरा विवरण दिखाई देगा। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। सफलता का संदेश आने पर ओके पर क्लिक करें। पॉपअप विंडो पर बिक्री बिल जनरेट होगा, जिसे प्रिंट या डाउनलोड किया जा सकता है। अब बिक्री वाउचर आइकन पर क्लिक करें। गतिविधि प्रकार में बिक्री चुनें। गोदाम का नाम चुनें। भुगतान के तरीके के अंतर्गत क्रेडिट चुनेंगे। देखें पर क्लिक करने पर बिक्री का विवरण आ जाएगा। सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। यदि पैक्स को आपूर्तिकर्ता से खरीदी गई किसी मद को वापस करना है तो उसके लिए खरीद वापसी आइकन पर क्लिक करेंगे। यदि गोदाम की संख्या 1 से अधिक है तो संबंधित गोदाम का चयन करना होगा। पैक्स को पीओ नंबर के अनुसार वापसी के अनुमत समय के भीतर वापस करना होगा। यहाँ श्रेणी और मद का चयन करना है। इसके बाद एक निर्धारित अवधि के भीतर की गई खरीद की पीओ संख्याएं जानने के लिए अवधि की आरंभिक तिथि और अंतिम तिथि दर्ज करें। पीओ संख्या पर क्लिक करने पर निर्धारित अवधि के दौरान जनरेट हुई सभी पीओ संख्याएं प्रदर्शित होंगी। वापसी की मद से संबंधित पीओ संख्या चुनें। फिर उससे संबंधित आपूर्तिकर्ता का संपर्क और खरीद की तिथि स्वतः दिखेगी। साथ ही उस पीओ संख्या से खरीदी गई मदों का विवरण भी प्रदर्शित होगा। जिस मद को वापस करना है पहले उसके पहले स्थित चेकबॉक्स को टिक करें और वापस की जाने वाली मात्रा दर्ज करें। कीबोर्ड में टैब बटन पर क्लिक करेंगे तो वापसी की मात्रा के हिसाब से वापसी की राशि स्वतः प्रदर्शित हो जाएगी। भुगतान का तरीका चुनें और वापस करने का कारण दर्ज करें। सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें। सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। इस प्रक्रिया के अनुरूप स्टॉक अद्यतन हो जाएगा। अब हम बिक्री की वापसी की प्रक्रिया समझेंगे। इसके लिए हमें बिक्री वापसी आइकन पर क्लिक करना है। खुलने वाले पृष्ठ पर अवधि के मापदंड में से और तक की तिथियां डालने पर उस अवधि में जनरेट हुए सभी बिल नंबर प्रदर्शित होंगे। संबंधित बिल को चुनें। बिक्री कार्मिक और खरीदार के नाम स्वतः प्रदर्शित होंगे। नीचे बिल का विवरण प्रदर्शित होगा। जिस मद को वापस करना है उसकी पंक्ति के पहले स्थित चेकबॉक्स को टिक करें। बिक्री वापसी की मात्रा दर्ज करें। वापस ली जाने वाली मात्रा के अनुसार वापसी की परिगणित राशि स्वतः प्रदर्शित हो जाएगी। भुगतान का तरीका चुनें। वापसी का कारण दर्ज करें। सुरक्षित बटन पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके बटन पर क्लिक करें। तदनुसार स्टॉक अद्यतन हो जाता है। यदि समिति के पास एक से ज़्यादा गोदाम हैं तो एक गोदाम से दूसरे गोदाम में स्टॉक के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया के लिए स्टॉक अंतरण आइकन पर क्लिक करेंगे। एक पॉपअप विंडो खुलेगा जिसमें आवक यानी इनवर्ड और जावक यानी आउटवर्ड के विकल्प होंगे।
पहले आउटवर्ड की प्रक्रिया समझते हैं। आउटवर्ड पर क्लिक करने पर एक पृष्ठ खुलता है जिसमें हमें उस गोदाम का चयन करना है जहां स्टॉक जा रहा है। फिर नीचे प्लस चिन्ह पर क्लिक करने पर एक पंक्ति खुलेगी जिसमें पहले श्रेणी का चयन करना है, फिर मद का चयन करना है। मद की इकाई का नाम और पीओ संख्याओं की सूची आएगी जिसमें से संबंधित पीओ संख्या चुननी है। इसके बाद इकाई की मात्रा और इकाई दर स्वतः प्रदर्शित होंगी। बी कॉलम में इकाइयों की मात्रा निर्दिष्ट करनी है। यदि कोई अतिरिक्त मार्जिन प्रभारित करना है तो उसे सी यानी अतिरिक्त मार्जिन में दर्ज करें। आगे गोदाम के खर्चे से संबंधित टिप्पणी दर्ज करें। मात्रा के अनुसार कुल परिगणित राशि स्वतः आ जाएगी। इसी प्रकार जावक की अन्य मदें यदि हैं तो जोड़ी जाएंगी। सुरक्षित करें पर क्लिक करें, सफलता का संदेश आएगा, ओके पर क्लिक करें। अब इनवर्ड यानी आवक की प्रक्रिया के अंतर्गत जिस गोदाम को स्टॉक भेजा जा रहा है उसका असाइनी लॉगिन करके व्यापार आइकन पर क्लिक कर स्टॉक अंतरण आइकन को चुनेगा और पॉपअप में आने वाले विकल्पों में से आवक यानी इनवर्ड को चुनेगा। यहाँ उसे उस गोदाम का चयन करना है जहाँ से स्टॉक स्थानांतरित होकर आ रहा है। देखें पर क्लिक करने पर जावक में दर्ज किए गए विवरण के अनुसार जानकारी प्रदर्शित होगी। पंक्ति के पहले स्थित चेक बॉक्स को टिक करेंगे और फिर सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। अब पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा, ओके पर क्लिक करें। इस प्रकार दोनों गोदामों में स्टॉक अपडेट हो जाएगा। अब हम स्टॉक के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को समझेंगे। इसके लिए हम क्षतिग्रस्तता आइकन पर क्लिक करेंगे। यदि गोदाम की संख्या एक से ज़्यादा है तो संबंधित गोदाम का चयन करेंगे। एक स्क्रीन खुलेगी जिसमें दाईं ओर स्थित प्लस के निशान पर क्लिक करने पर एक पंक्ति खुलेगी। मद की श्रेणी और मद का नाम चुनें। पीओ संख्याओं के विकल्प में से संबंधित पीओ संख्या चुनने पर इकाइयों में उपलब्ध मात्रा और दर स्वतः प्रदर्शित होंगी। अब हम इसी पंक्ति में क्षतिग्रस्त मात्रा को इकाइयों में दर्ज करेंगे। कीबोर्ड पर टैब की को क्लिक करने पर क्षतिग्रस्त मदों की राशि स्वतः प्रदर्शित हो जाएगी। सुरक्षित करें पर क्लिक करें, सफलता का संदेश आएगा, ओके पर क्लिक करने पर वर्तमान स्टॉक अपडेट हो जाएगा। कभी कभी हमें खरीद प्रक्रिया में वाउचर जनरेट करने से पहले या खरीदी गई वस्तुओं की वापसी के बाद खरीद को रद्द करना पड़ता है। खरीद को रद्द करने के लिए व्यापार स्क्रीन की बाईं ओर खरीद रद्द करने के टैब पर क्लिक करना है। एक स्क्रीन खुलता है जिसमें हमें गतिविधि के प्रकार के अंतर्गत खरीद को रद्द करने या खरीद वापसी को रद्द करने का चयन करना है। उदाहरण के रूप में हम यहाँ खरीद रद्द करने का चयन कर रहे हैं। संबंधित आपूर्तिकर्ता के नाम, मद की श्रेणी और संबंधित मद का चयन करना होगा। संबंधित पीओ संख्या प्रदर्शित होगी। उस पर क्लिक करने पर आपूर्तिकर्ता का संपर्क और खरीद की तिथि स्वतः प्रदर्शित होंगी और साथ ही मद का विवरण अलग अलग पंक्तियों में दिखाई देगा। जिस खरीद को रद्द करना है उस पंक्ति के पहले स्थित चेक बॉक्स को टिक करते हैं। नीचे रद्द करने का कारण दर्ज करेंगे। सुरक्षित करें पर क्लिक करें, सफलता का संदेश आएगा, ओके पर क्लिक करें। संबंधित खरीद रद्द हो जाएगी और स्टॉक अद्यतन हो जाएगा। बिक्री या बिक्री वापसी को रद्द करने के लिए बाईं ओर स्थित बिक्री रद्द करें के टैब पर क्लिक करें। स्क्रीन पर बिक्री वापसी को चुनें या बिक्री को चुनें। उदाहरण के रूप में यहाँ हम बिक्री को चुनते हैं। अब अवधि निर्धारित करने के लिए से और तक तिथियाँ डालेंगे। निर्धारित अवधि की सभी बिल संख्याएं प्रदर्शित होंगी। संबंधित बिल संख्या पर क्लिक करने पर बिक्री कार्मिक और खरीदार प्रदर्शित होंगे और साथ ही नीचे बिल का पूरा विवरण दिखाई देगा। बिक्री रद्द करने का कारण दर्ज करें, सुरक्षित करें पर क्लिक करें,
पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें, स्टॉक अद्यतन हो जाएगा। स्क्रीन पर दाईं ओर ऊपर रिपोर्ट आइकन पर क्लिक करने पर हम मर्चेंडाइज से संबंधित रिपोर्टिंग जनरेट कर सकते हैं। यह रिपोर्टिंग 3 श्रेणियों में विभाजित है, अन्य, CAS और MIS। आइए उदाहरण के रूप में कुछ रिपोर्टें देखते हैं। अन्य रिपोर्ट के अंतर्गत हम स्टॉक रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, गोदाम का चयन करेंगे, रिपोर्ट कब से कब तक की चाहिए उसके हिसाब से और तक तिथियां डालेंगे। देखें पर क्लिक करने पर संबंधित अवधि का स्टॉक रजिस्टर प्रदर्शित होगा। स्टॉक रजिस्टर को डाउनलोड या प्रिंट किया जा सकता है। दूसरा उदाहरण, अन्य रिपोर्ट के अंतर्गत ही स्टॉक मूल्यांकन रिपोर्ट जनरेट की जा सकती है। स्टॉक मूल्यांकन रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, गोदाम का चयन करेंगे, तिथियों का चयन कर रिपोर्ट की अवधि निर्धारित करेंगे, श्रेणी का चयन करेंगे, आवश्यकता के अनुसार GST आधारित रिपोर्ट या लंबित वाउचर के चेक बॉक्स को टिक करेंगे। देखें पर क्लिक करने पर मापदंडों के आधार पर रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। रिपोर्ट को डाउनलोड या प्रिंट किया जा सकता है। इस प्रकार व्यापार यानी मर्चेंडाइज की प्रक्रियाओं की जानकारी पूरी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।